हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड मैकेनिकल। इस वीडियो में हम डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि ड्राफ्ट्समैन के पेपर में आए हैं। बाकी स्टेट्स गवर्नमेंट एग्जाम्स के जो भी ड्राफ्ट्समैन के पेपर होंगे, उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, पहला ही सवाल किस तरीके से है। व्हेन ए कोन इज इंटरसेक्टेड बाय सेक्शन प्लेन inclined to the axis and is parallel to one of the generator, द ट्रू शेप ऑफ सेक्शन इज। देखिए कितना अच्छा सवाल है। सबसे पहले देखते हैं कि कौन हमारा दिखता किस तरीके से है। कौन मैं इधर बना के दिखा देता हूँ आपके लिए। इस तरीके से मेरा कौन दिखता है, ये देखिए। ठीक है, और हमने क्या किया, इस कौन को इंटरसेक्ट कर दिया है किसी सेक्शन प्लेन से। अब इसका एक्सिस कहाँ से होके गुजरता है, देखिए यहाँ से एपेक्स रहती है मेरी, ये मेरा एक्सिस रहता है यहाँ तक। ठीक है, इस एक्सिस को मैंने क्या कर दिया है, एक सेक्शन प्लेन से काट दिया है। अब वो सेक्शन प्लेन जो है वो किसी एक जनरेटर के पैरेलल है। देखिए तीनों एक ही क्वेश्चन के अंदर मैं सवाल बता देता हूँ किसी किस तरीके से ये घुमा घुमा के पूछता है एग्जामिनर। देखिए इस तरीके से मैंने सेक्शन प्लेन को काट दिया अपने ऑब्जेक्ट को। तो मैं अगर ऊपर से देखूंगा ऐसे यहाँ से, तो मुझे दिखेगा सर्कल। ठीक है, अगर पैरेलल टू बेस है मेरा सेक्शन प्लेन, ये सेक्शन प्लेन एस एस मेरा पैरेलल टू बेस है, तो मुझे दिखेगा सर्कल। ठीक है, सर्कल दिखेगा कौन से व्यू में, ट्रू शेप में। ठीक है, ट्रू शेप में यानी इधर एरो हेड लगा देता हूँ, आपको ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा अगर आपको ट्रू शेप देखनी है तो आपको दिखेगा सर्कल। अगर हमने इसको किसी एंगल पे काट दिया है, फॉर एग्जांपल हमने इसको किसी एंगल पे काट दिया है। अब वो एंगल मेंशन आपके पेपर में कर देता है, वैसे तो मैं दोबारा बना के दिखा देता हूँ। किसी एंगल पे काटेगा तो कैसे दिखेगा, देखिए एंगल पे अगर सेक्शन प्लेन से काटेगा ऑब्जेक्ट को, तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट आपका कट जाएगा। अब अगर आपको ट्रू शेप देखनी है तो इसी प्लेन के आपको क्या जाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर जाना पड़ेगा, और यहाँ से आपको ट्रू शेप दिखेगी। वो ट्रू शेप रहेगी आपकी एलिप्स। ठीक है, ये दोनों प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, राइट। अब अगर यही मेरा सेक्शन प्लेन, यही एस एस सेक्शन प्लेन अगर आपका किसी एक जनरेटर के पैरेलल हो जाए। कौन के जनरेटर कौन से होते हैं बेटा, कौन के जनरेटर मैं साइड में बना के दिखा देता हूँ। इनफाइनाइट जनरेटर होते हैं जिनसे मिलके आपका कौन बनता है, ये सभी आपके जनरेटर्स हैं। ठीक है ना, ये सभी आपके क्या हैं, जनरेटर हैं। अब अगर इस प्रश्न में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये दोनों भी आपके जनरेटर हैं, और ये सेक्शन प्लेन इनके पैरेलल हो जाए, ऐसा पूछा है एग्जामिनर ने। अगर सेक्शन प्लेन इसके पैरेलल हो जाए तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है उसकी ट्रू शेप दिखेगी। तो वो ट्रू शेप सेक्शन की मेरी क्या कहलाएगी, ये आपको बताना है। अब देखिए मैं आपको बना के ही दिखा देता हूँ किस तरीके से जनरेटर के पैरेलल लाइन जाएंगी। देखिए देखिए अग अब अगर हमने एक जनरेटर के पैरेलल कर दिया और एक्सिस को भी काटेगा मेरा सेक्शन प्लेन, ये देखिए सेक्शन प्लेन ने क्या कर दिया, हमारे सॉलिड को काट दिया है। अब देखिए जनरेटर के पैरेलल लाइन कौन कौन सी हैं, ये सेक्शन प्लेन है मेरा, और ये मेरा जनरेटर है जिसके पैरेलल ये सेक्शन प्लेन है। तो अब अगर मुझे ट्रू शेप देखनी है तो कहीं ना कहीं ऐसे परपेंडिकुलर देखना पड़ेगा मुझे सेक्शन प्लेन के। तो यहाँ से जो ट्रू शेप दिखेगी, आपका जो ऑब्जेक्ट आपका बन के आएगा, मैं आपको साइड में बना के दिखा देता हूँ किस तरीके से दिखेगा। ये ऐसे दिखेगा आपका। ठीक है, तो ये जो शेप दिखेगी आपको इधर से, उसको बोला जाता है बेटा पैराबोला। तो बोलते हैं हम पैराबोला, इसका सी आंसर हो जाएगा। और कोनिक सेक्शन का वैसे क्वेश्चन है ये। अगर इस तरीके से मैं दो उल्टे कोण ले लूं, ठीक है, और उनकी एपेक्स को जोड़ दूं। अब अगर मैं किसी सेक्शन प्लेन की मदद से अगर काटूं, यहाँ से मैंने काट दिया, और अब अगर सामने से मैं ट्रू शेप देखूं तो मुझे ये दिखेगा हाइपरबोला। लेकिन इस प्रश्न में क्या पूछा है, ये पूछा है। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने आपके चार क्वेश्चन रेडी करा दिए, तो आंसर हो जाएगा पैराबोला। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये देखिए, इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड द ऑब्जेक्ट इज एज्यूम्ड टू बी सिचुएटेड इन। ये देखिए इस तरीके से मेरे रहते हैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ये मेरा एचपी है और ये मेरा वीपी है। ध्यान दीजिएगा, ये एचपी है और ये है मेरा वीपी, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन। यही मेरे प्रिंसिपल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएंगे जब हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात करेंगे। अगर मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में रखा है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है थर्ड क्वाड्रेंट में,
और ऑब्जर्वर अगर आपका यहाँ से देखेगा तो ऑब्जर्वर और आपके ऑब्जेक्ट के बीच में आ जाएगा आपका वीपी, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में एज्यूम किया गया है। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एज्यूम किया होता तो हम उसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कहते और ऑब्जर्वर आपका यहाँ से दिखता, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में, सॉरी, प्रिंसिपल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और ऑब्जर्वर के बीच में आपका ऑब्जेक्ट आ जाता। अभी हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन किस किस के बीच में है? ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल क्या कहता है? व्हेन द सेक्शन प्लेन इज पैरेलल, व्हेन द सेक्शन प्लेन इज पैरेलल टू द एचपी और द ग्राउंड, द ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन विल बी सीन इन। देखिए, मान लेते हैं पिछला ही प्रश्न का हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए, मान लीजिए ये मेरा कोन है। एक सॉलिड के एग्जांपल से सही समझ में आएगा ये क्वेश्चन। अब सेक्शन प्लेन ने क्या किया? पैरेलल टू द एचपी या ग्राउंड ऐसे काट दिया था जिसमें हमें ये सेक्शन प्लेन होता था और हमें ऊपर से देखना पड़ता था अगर ट्रू शेप देखनी है, जो कि यहाँ दिखेगी ट्रू शेप कहीं सर्कुलर, ऊपर से ऐसे सर्कल दिखेगा छोटा सा आपको, जिस पे सेक्शन लाइन लगा के हम ऐसे दिखाते हैं, राइट। तो ये पूछता है कि द ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन विल बी सीन इन। भाई जाहिर सी बात है, हमें टॉप से ही देखना पड़ेगा, सामने से तो दिखेगी ही नहीं ट्रू शेप, तो टॉप से दिखेगी, तो टॉप व्यू इसका आंसर हो जाएगा। CSSB के पेपर में ड्राफ्ट्समैन में पूछे गए प्रश्न हैं, ये ITI में भी इंपॉर्टेंट है, डिप्लोमा स्टूडेंट्स, बीटेक में, वाइवा में, हर जगह ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। देखिए, द लाइन्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू प्लेन आर कॉल्ड। भाई ये हमारा ऑब्जेक्ट है, देखिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है और इस तरीके से मैंने यहाँ नीचे बना दिया है अपना HP। ये मान लीजिए आपका HP है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया? ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से मिलाने वाली लाइनों को क्या कहते हैं हम? अगर यहाँ से इसको आगे की तरफ बढ़ाया जाए तो जहाँ आपकी इमेज मिलेगी उसको बोला जाता है बेटा आपका प्रोजेक्शन बोलते हैं उसको, छाया गिरती है जो, उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। इन्हीं लाइनों की बात कर रहे हैं कि इन लाइनों को क्या बोला जाता है जो कि मेरी प्लेन और ऑब्जेक्ट को जोड़ती है। देखिए अगला सवाल है, dash method when the front and side views are drawn in their relative position and the top view comes below the elevation। देखिए, अब टॉप व्यू कहाँ आ रहा है? एलिवेशन के नीचे, यानी फ्रंट व्यू के कहाँ आ रहा है? नीचे। अब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंदर होता क्या है, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे, पॉइंट की वजह से बता देता हूँ, पॉइंट अगर मेरा यहाँ है कोई, तो इसका फ्रंट व्यू दिखेगा आपको इधर वीपी पे, ए डैश कहलाएगा वो, ठीक है। ये मेरा वीपी है और ये है मेरा एचपी, ठीक है। और इसका टॉप व्यू कहाँ दिखेगा? मुझे एचपी पे दिखेगा, ठीक है। तो जब हम एचपी को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, जैसा कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट की वीडियोस में भी हमने बताया है, तो यहाँ बनेगा मेरा फ्रंट व्यू और इसके जस्ट नीचे बनेगा इसका टॉप व्यू। तो फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू आ रहा है, इसके अंदर भी तो यही हो रहा है, फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू। देखिए, ये इसका दूसरा ही नाम है, एलिवेशन का दूसरा नाम है फ्रंट व्यू, और आपका जो टॉप व्यू है वो तो टॉप व्यू है ही, इसका नाम प्लान बोलते हैं हम, ठीक है। तो फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू आ जाता है, तो ये कौन सा मेथड है? तो ये है बेटा आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, ठीक है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड है। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हैं, तो आप विद इन 2 और 3 सेकंड्स इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। छठा प्रश्न देखिए क्या कहता है, when the line is parallel to a object and is perpendicular to plane of projection, its size of object is of same size, apparent length, trace length। देखिए पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि हो क्या रहा है। अब देखिए, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हमने बना दिया है, मान लीजिए ये मेरा वीपी है, ये मेरा वीपी है और ये है मेरा एचपी, कुछ इस तरीके से बने हुए हैं ये। तो हम इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बनाते हैं, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से हम डिफाइन कर देते हैं। अब लाइन किसके पैरेलल है? ऑब्जेक्ट के पैरेलल है। मान लीजिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है, कोई यहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट के पैरेलल मैंने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी है जो कि क्या है? परपेंडिकुलर है किसके? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के, यानी इसके परपेंडिकुलर है और ऑब्जेक्ट के पैरेलल है इस तरीके से। तो पूछता है ऑब्जेक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा उसका, ऑब्जेक्ट किस साइज का रहेगा, ऑब्जेक्ट पे उसका क्या फर्क पड़ने वाला है? ऑब्जेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनफैक्ट क्या होगा, अगर आप लाइन को ऐसे ड्रॉ करेंगे और इसका टॉप व्यू देखेंगे
तो लाइन को अगर आगे एक्सटेंड करेंगे तो एचपी पे टच करने के बाद एक बिंदु फिर दिखेगा आपको और वही उसका ट्रेस कहलाएगा। लेकिन ट्रेस से यहाँ मतलब ही नहीं है। ऑब्जेक्ट पे पूछ रहा है कि लाइन अगर पैरेलल हो जाए इसके कोई और प्रिंसिपल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के परपेंडिकुलर हो जाए तो ऑब्जेक्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑब्जेक्ट तो उसी साइज़ का रहने वाला है, राइट? सिर्फ क्वेश्चन को घुमा रखा है, बाकी कुछ नहीं है। ये देखिए 7th क्वेश्चन देखिए, डैश डाइमेंशनिंग इज़ अ सीरीज़ ऑफ एडजेसेंट डायमेंशंस अरेंज्ड इन वन रो। यानी अगर आपका इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ सब कुछ ताकि आपको समझने में ईज़ी रहे। अगर इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है, अब मुझे डायमेंशनिंग करनी है। पहले इस पार्ट की डायमेंशनिंग करनी है, तो यहाँ मैंने एरो हेड बनाया और इसकी डायमेंशनिंग यहाँ कर दी। सिमिलरली अब इस पार्ट की डायमेंशनिंग करनी है, तो यहाँ हो जाएगी। तो कह क्या रहा है एग्ज़ामिनर कि डायमेंशनिंग में हो क्या रहा है, सीरीज़ ऑफ एडजेसेंट डायमेंशन। ये सीरीज़ ही तो चल रही है। सीरीज़ चल रही है ये डायमेंशनिंग की, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल पास-पास सभी डायमेंशनिंग को लिखे जा रहे हैं, ठीक है? ऐसे डायमेंशनिंग के मेथड को हम कौन-सा मेथड बोलते हैं? ऐसे मेथड को बोलते हैं बेटा हम चेन डायमेंशनिंग, क्योंकि एक चेन बन रही है डायमेंशनिंग की, ठीक है? इसमें हमने इसका पोर्शन का डायमेंशन किया, इसका और इसका और फाइनली इसकी डायमेंशनिंग हमने कर दी। देखिए, व्हाट इज़ द मिनिमम रेशियो ऑफ लेंथ टू विड्थ ऑफ एरो हेड्स यूज्ड इन डायमेंशनिंग? बहुत बार मैंने ये इंजीनियरिंग ड्राइंग की वीडियोज़ में अपने चैनल पे बताया है कि एरो हेड की डायमेंशनिंग आपसे वाइवा में पूछी जाएगी और वैसे भी आपको यूज़ करनी होती है। देखिए बेटा, अगर इस तरीके से आपका एरो हेड है और ये आपकी एक्सटेंशन लाइन है, तो ये डायमेंशनिंग जो रहती है आपकी, ये होती है विड्थ और बाकी रहती है आपकी ये लंबाई। और इसको मैं अगर अंदर से डार्क कर दूँ इस तरीके से, तो देखिए एरो हेड आपका बिल्कुल शार्प दिखता है। तो ये हमारा बन गया एरो हेड। बहुत बार मैंने सिखाया वीडियोज़ में, तो देखिए, ये रहता है आपका कितना, ये विड्थ रहती है, ये रहती है आपकी लंबाई, ठीक है? क्या लंबाई और चौड़ाई इक्वल हैं? बिल्कुल भी नहीं है, लंबाई थोड़ी लंबी है। कितनी लंबी है? L इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ W रहती है। अगर आपने लंबाई 6 mm ले ली है, तो विड्थ 2 mm रहेगी। अगर लंबाई 3 mm ले ली है, तो विड्थ 1 mm रहेगी। हमेशा 3 का रेशियो रहता है, तो L इज़ इक्वल टू 3W आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 9वां प्रश्न क्या कहता है? द इमेजिनरी लाइन ऑफ प्रिज्म जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ बेसिस आर कॉल्ड। सबसे पहले तो प्रिज्म देखते हैं कि कैसी दिखती है। देखिए बेटा, मैंने डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस बेसिक कांसेप्ट्स के अंदर ये बहुत बताया है आपको, और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में तो हमने बहुत क्वेश्चन किए। प्रिज्म, पिरामिड, कॉन, सिलेंडर। ये देखिए, मान लीजिए ये मेरी एक स्क्वायर प्रिज्म है, ठीक है? स्क्वायर प्रिज्म है, तो क्वेश्चन क्या पूछता है, इमेजिनरी लाइन ऑफ प्रिज्म जॉइनिंग द सेंटर ऑफ बेसिस। एक ऊपर बेस है, एक नीचे बेस है। प्रिज्म में क्या रहता है, टॉप और बेस आपके कैसे रहते हैं, आइडेंटिकल रहते हैं, और रेस्ट ऑफ द स्पेसिस जो हैं, या तो वो रेक्टेंगल रहेंगे या वो पैरेललोग्राम रहेंगे। अब इस प्रश्न के अंदर क्या हो रहा है कि आपका बेसिस है, एक ऊपर वाला बेस का सेंटर है यहाँ पे, एक नीचे वाला बेस का सेंटर है। इनको मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, ऐसा एग्जामिनर ने पूछा। अगर आपने मेरे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के वीडियो देखे हैं, तो आप इसका सेकंडों में आंसर दे सकते हैं। इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सॉलिड, राइट? अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सरफेस ऑफ सॉलिड आर लेड आउट ऑन ए प्लेन, द फिगर ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड। देखिए, यही प्रश्न का जवाब ले लेते हैं जो हमने पीछे बनाया। मान लीजिए ये मेरी स्क्वायर प्रिज्म थी, ठीक है? ये स्क्वायर प्रिज्म थी हमारे पास, और अब हमने क्या किया, इसको, इसकी अंदर की ज्योमेट्री को समझने के लिए हमने इसको पूरा तरीके से खोल दिया और कागज़ के ऊपर लेटा के इसको बना दिया। जब हम इसकी डेवलपमेंट करते हैं बेटा, आपने देखा हो डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस की वीडियो में हमने स्क्वायर प्रिज्म की डेवलपमेंट की है। तो इस तरीके से 4 तो मिलेंगे हमें रेक्टेंगुलर सरफेसेस, और टॉप और बॉटम में मिलेंगे हमें स्क्वायर फेसेस, ये वाले, ठीक है? कुछ इस तरीके से, जो बंद होने के बाद इस तरीके की शेप का रूप ले लेते हैं। तो ये जो हमने चीज़ बनाई है, इसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट, ठीक है? ताकि पूरी ज्योमेट्री को समझा जा सके, इंटीरियर को। देखिए, व्हेन ए पिरामिड और कॉन इज कट बाय ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। यानी हमने क्या बोला, पिरामिड या कॉन को क्या कहते हैं, मान लीजिए ये मेरा एक क्या है, कॉन है, ठीक है? ये कॉन का फ्रंट व्यू बना दिया मैंने। कॉन के फ्रंट व्यू में क्या रहा, एक सेक्शन प्लेन ने इसको काट दिया जो कि इसके बेस के क्या था, पैरेलल था। सेक्शन प्लेन हमने लिया
और कुछ इस तरीके से सेक्शन प्लेन बनाते हैं। जो ऑब्जेक्ट के बाहर जो लाइनें रहती हैं वो रहती हैं एच पेंसिल से डार्क, और जैसे ही ऑब्जेक्ट के अंदर एंटर करेगा वो लाइनें पतली हो जाती हैं। सेक्शन प्लेन ड्रॉ करने का ये मेथड है। ये सेक्शन प्लेन है एस एस। हमने इस तरीके से ऑब्जेक्ट को काट दिया, ठीक है। और रिमूविंग द टॉप पोर्शन, इस टॉप पोर्शन को हमने कर दिया रिमूव, और नीचे वाला हमारा रह गया। नीचे वाला ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको अब काटने के बाद। तो नीचे वाला जो पोर्शन रह जाता है उसको क्या कहते हैं, देखिए बेटा, अगर आपने पैरेलल टू बेस काटा है तो उसको बोलेंगे हम क्या, फ्रस्टम ऑफ कोन। अगर यही सेक्शन प्लेन आपने इंक्लाइंड एंगल पे ले लिया होता तो उसको बोलते हैं हम ट्रंकेटेड, राइट। उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रंकेटेड। अगर इसी प्रश्न को वो किसी एंगल पे पूछता है तो यहाँ ऑप्शन में लिखा होगा ट्रंकेटेड और फ्रस्टम भी, दोनों लिखेगा। अगर मैं यहाँ एग्जामिनर होता तो मैं फ्रस्टम भी डालता और ट्रंकेटेड भी डालता, ताकि कंफ्यूजन में फिर बच्चा चेक होता कि उसको आता है या नहीं आता है, ठीक है। देखिए अगला सवाल देखिए, डैश इज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल टू इलुस्ट्रेट इंटीरियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। कौन सा मेथड आपका यूज होता है जिसमें हम ऑब्जेक्ट की इंटीरियर ज्योमेट्री को समझते हैं, वो रहता है बेटा आपका कौन सा मेथड, पैरेलल लाइन मेथड। पैरेलल लाइन मेथड के अंदर क्या रहता है, जैसे हमने अभी अभी समझा था, इसका स्क्वायर प्रिज्म का जो डेवलपमेंट बना के दिखाई थी, उसमें पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को अंदर से खोल के रख दिया ऑन द पीस ऑफ पेपर। हमें क्या पता लग गया, डिटेल में पता लग गया कि इंटीरियर में ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है। तो वो पैरेलल लाइन मेथड से ही दिखेगा, अदरवाइज वो नहीं दिखेगा। देखिए अब ये सवाल जो पूछा है एग्जामिनर ने, वो पूछ नहीं पाया ढंग से कि वो पूछना क्या चाह रहा है। मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन का सही शब्दों में कि क्या पूछना चाह रहा है। वो पूछता है कि कोई सेक्शन प्लेन है मेरा, मान लीजिए ये मेरा कोई सॉलिड है, पिरामिड का फ्रंट व्यू बना दिया है हमने। पिरामिड का फ्रंट व्यू बना दिया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये पिरामिड का फ्रंट व्यू है किसी पेंटागनल या हेक्सागन पिरामिड का, और ये है मेरा एक्सिस, ठीक है। ये पूछता है कि इसी सेक्शन प्लेन ने क्या कर दिया, मेरे ऑब्जेक्ट को अगर किसी एंगल पे काटा है या बिना एंगल के काटा है। मान लीजिए सेक्शन प्लेन ने ऑब्जेक्ट को काट दिया किसी एंगल पे। सॉलिड्स के बहुत प्रश्न पूछे गए थे डी ट्रिपल एस बी में, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएं इस बार भी। तो एस एस सेक्शन प्लेन ने काट दिया, तो ये पूछता है कि अगर मुझे अब ट्रू शेप अगर देखनी है, तो ट्रू शेप अगर देखनी है तो ट्रू शेप देखने के लिए मुझे कैसे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी सेक्शन प्लेन के कि मुझे क्या दिख जाए, ऑब्जेक्ट की ट्रू शेप में देख पाऊँ। तो मुझे क्या करना होता है डेवलपमेंट बनाने के लिए ट्रू शेप की, इसी सेक्शन प्लेन के एक पैरेलल प्लेन ड्रॉ करना होता है, ठीक है। और इसके टॉप व्यू से डिस्टेंसेस मेजर कर करके और यहाँ पे ड्रॉ कर देनी होती हैं कुछ यहाँ इस पोर्शन पे, ठीक है ना, यहाँ पे ड्रॉ करनी होती हैं। अब इस ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा, आपको कैसे दिखेगी ट्रू शेप, किसी एंगल पे काट दिया है तो जाहिर सी बात है ट्रू शेप आपको इलिप्स से दिख रही होगी, ये ट्रू शेप दिखेगी। अगर आपने सेक्शन प्लेन के लाइन पैरेलल ड्रॉ करके और यहाँ से ऑब्जेक्ट को देखा है, यहाँ से देखिए सेक्शन प्लेन के 90 डिग्री एंगल पे देखा है, तो आपको क्या दिखेगा, इलिप्स दिखेगा, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है सेक्शन लाइन ड्रॉ करने के बाद, ठीक है। यही पूछना चाह रहा है वो, तो वो ट्रू शेप दिखती है हमको, ठीक है। एग्जामिनर ने पूछने में बहुत घुमाया है तो आपको समझना पड़ेगा। देखिए अगला सवाल है, एन एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन वेयर देयर आर इक्वल एक्सोनोमेट्रिक एजेस एट इक्वल एक्सोनोमेट्रिक एंगल इज कॉल्ड। देखिए बेटा एक्सोनोमेट्रिक के अंदर क्या रहता है, इस तरीके से यहाँ हमारे रहते हैं अल्फा बीटा और गामा एंगल। मान लीजिए यहाँ एंगल है अल्फा और ये एंगल है आपका बीटा और ये एंगल है आपका गामा। अब पूछता है अगर इक्वल एक्सोनोमेट्रिक एजेस हो जाए, ये एज भी इक्वल हो जाए, ये एज भी इक्वल और ये एज भी इक्वल, तो जाहिर सी बात है इक्वल साइडों के सामने वाले एंगल भी इक्वल रहेंगे, तो आपके एंगल भी इक्वल हो गए हैं। तो ऐसी प्रोजेक्शन को कौन सी प्रोजेक्शन बोलते हैं, एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है ना। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंदर ऐसा होता है जिसमें अल्फा बीटा और गामा तीनों ही हमारे होते हैं इक्वल, और वो कितने डिग्री रहेंगे, 120 डिग्री रहेंगे, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, इन आइसोमेट्रिक व्यू व्यूज आर ड्रॉन विद। इसका आंसर बता देता हूं सबसे पहले, एक्चुअल स्केल में ही हम ड्रॉ करते हैं आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए। कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि हमें क्या रहता है आइसोमेट्रिक व्यू में 30 डिग्री पे ऑब्जेक्ट के जो बेस है मेरा आइसोमेट्रिक, ऐसे
टिल्ट करने के बाद 30 डिग्री पे वो साइज़ में थोड़ा छोटा दिखता है। इसके ऊपर मैंने स्पेसिफिकली एक आइसोमेट्रिक बेसिक कांसेप्ट्स की वीडियो बनाई है। उसमें देख लीजिएगा ऑब्जेक्ट कितना छोटा दिखता है एक्चुअल साइज़ से। तो उस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए हम क्या करते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू ही बनाते हैं, जो कि एक्चुअल स्केल पे ही बनते हैं। ऑब्जेक्ट को हम छोटा या बड़ा नहीं बनाते। ठीक है? तो अगला सवाल देखिए, इन डेवलपमेंट ऑफ कोन, कोन की डेवलपमेंट करते टाइम तो थीटा एंगल हम लेते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क। तो उसका फ़ॉर्मूला आपसे पूछता है। थीटा का फ़ॉर्मूला बेटा क्या रहता है यहाँ पे, 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, ये फ़ॉर्मूला रहता है आपका। ठीक है? अब इसमें सही ऑप्शन मेरा ए है, यही पूछता है। तो कोन की डेवलपमेंट में जब आप डेवलपमेंट बनाने बैठेंगे ना, तो क्या होता क्या है, मैं छोटा-सा यहाँ बना के दिखा देता हूँ। वैसे तो मैंने इसकी वीडियो डाल ही रखी है कोन की डेवलपमेंट की। तो ये है मेरा क्या, प्लांट हाइट कैपिटल आर से दिखाई जाती है, और बेस वाली जो ये डिस्टेंस है डायमीटर का हाफ, ये स्मॉल आर रहती है। तो यहाँ एक एंगल सबटेंडेड होता है, जिस एंगल पे हम इस तरीके से आर्क मेथड इस्तेमाल करके कोन की डेवलपमेंट को बनाते हैं। सॉरी, यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है? तो इस स्मॉल आर और कैपिटल आर का थीटा में क्या रोल रहता है, तो उसके रिगार्डिंग ये प्रश्न है। ठीक है? 17th क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा है। डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस इज एसेंशियल इन, डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस को कौन से वर्क में एसेंशियल माना जाता है? शीट मेटल का वर्क रहेगा बेटा, जब भी हमें इंटीरियर ज्योमेट्री समझनी होगी कि किस तरीके का ऑब्जेक्ट दिखेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने देखा हो तो जितने भी बॉयलर शेल हैं, या पेट्रोल डीजल की जितने भी आपके टैंक जाते हैं, या आप गेहूँ डालते हैं जिस टैंकी में, वो सबसे रियल एग्जांपल है, आप सभी के घरों में होगा। उसमें हम इंटीरियर शेप अगर देखना चाहते हैं तो शीट मेटल की ही बनी होती है वो टंकी, और इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप में रहती है। मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में दिखा देता हूँ। इस तरीके से मेरी रहती है ये, ठीक है? और यहाँ हमने एक ब्लॉक लगाया होता है, इसे हम ओपन करके इस तरीके से अनाज को निकालते हैं। ठीक है? तो ये है वो जो शीट मेटल की बनी होती है। तो अंदर से अगर ज्योमेट्री समझनी है तो सिलेंडर की डेवलपमेंट हमने कैसे बनाई थी, याद कीजिए। सिलेंडर की डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस में इस तरीके से हमने 12 इक्वल पार्ट करके सिलेंडर की डेवलपमेंट बना ली थी। ठीक है ना? ये 12 होंगे या नहीं होंगे ये देख लीजिएगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 और बना ली। ठीक है? ठीक है? इस तरीके से सिलेंडर की डेवलपमेंट की थी। तो वो शीट मेटल के वर्क में ज़्यादातर इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो शीट मेटल इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, व्हेन द ड्राइंग इज स्मॉलर देन द एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जब आपकी एक्चुअल ड्राइंग है, फॉर एग्जांपल कि आपका बहुत ही बड़ा ब्रिज है, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसको आप कागज के ऊपर बनाना चाहते हैं, ठीक है ना? एक्चुअल साइज से क्या कर रहे हैं, हम उसको स्मॉल बना रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े ऑब्जेक्ट को आप कागज के ऊपर नहीं बना पाएंगे। कोई मशीन कंपोनेंट है, ये वैसे बेंच वाइज है, उसको नहीं बना पाएंगे, या मशीन वाइज है, या लेथ मशीन का टेल स्टॉक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमें अपने स्केल को क्या करना पड़ता है, छोटा करना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूसिंग स्केल। ठीक है ना? स्मॉलर बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन द टू सॉलिड्स इंटरपेनेट्रेट, जब दो सॉलिड क्या होते हैं, एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं, इंटरपेनेट्रेट करते हैं। ठीक है? द इंटरसेक्शन ऑफ द लेटरल सर्फेसिस ऑफ द टू सॉलिड, देखिए, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है। ठीक है ना? टू सॉलिड है, तो सिलेंडर के अंदर कौन भी डाल सकते हैं, पिरामिड भी डाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने सिलेंडर के अंदर सिलेंडर को ही डाल दिया। ठीक है ना? सिलेंडर के अंदर जब आप सिलेंडर को ही डालेंगे, देखिए, इंटरपेनेट्रेट कर दिया है एक दूसरे के अंदर, तो आपका पूछता है कि जो लेटरल सरफेसेस हैं, लेटरल सरफेसेस कौन सा रहता है बेटा, अगर ये आपका कोन है, तो ये जो कर्व सरफेस रहता है ना, लेटरल सरफेस, ये वाला ये गोलाई, ठीक है ना? ये पूछता है कि उसको हम कैसे दिखाते हैं, दो सॉलिड के बीच में वो कैसे प्रोड्यूस होती है। बेटा जब आप उसकी डेवलपमेंट करने बैठेंगे ना, तो आपके लिए क्या दिक्कत आती है, आप उसकी जो फाइनल बनाएंगे ज्योमेट्री, तो मैं बता देता हूँ किस तरीके से आपको दिखानी होती है फाइनल। इस तरीके से आपका रहता है सॉलिड, एक सिलेंडर रहेगा, और ऐसे आने के बाद यहाँ पे कर्व्ड सरफेस रहता है इस तरीके से। ठीक है ना? तभी वो इंटरपेनिट्रेट कर पाएगा, आपको यहाँ पे होल करना पड़ेगा, तभी एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर जा पाएगा, अदरवाइज वो सिलेंडर उसके अंदर नहीं जा पाएगा। मैं 3D में बना के दिखा रहा हूँ। तो ये जो है ना कर्व्ड सरफेस, इसकी बात कर रहे हैं। लेटरल सरफेसेस के ऊपर कैसी शेप बनती है, वो बनती है कर्व, इसकी बात कर रहा है एग्जामिनर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए 20वां प्रश्न देखते हैं।
व्हेन ए लाइन इज प्रोड्यूस्ड टू मीट ए प्रिंसिपल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इट विल मीट एट ए पॉइंट इज कॉल्ड। देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए ये 3D में है, ये मेरा वीपी है और मैं एचपी को एक लाइन से ही दिखा देता हूँ, ठीक है ना? ताकि आपको समझने में थोड़ा-सा दिक्कत ना हो, ठीक है? चलिए आपके लिए हम पूरा ही बना देते हैं, ठीक है? ये एचपी है और ये वीपी है, यहाँ से हमें एक इमेजिनरी लाइन बनानी है, ठीक? तो पूछता है एक लाइन है, हमने क्या किया उसको इतना प्रोड्यूस किया कि वो हमारे प्रिंसिपल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन से क्या है, टकरा गई और वहाँ पे मिला हमें एक पॉइंट। पॉइंट कब मिलेगा? जब मेरी ये गिवन लाइन, इसको अलग पेन से दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। मान लीजिए मेरे पास एक लाइन है इस तरीके से। अब ये लाइन देखिए बेटा, ये मेरा वीपी था और ये एचपी था, जो कि थोड़ा-सा छोटा बना है वैसे, लेकिन हमारा काम चालू है। ये लाइन है कोई एबी, हमने क्या किया इसको सामने से देखा, लेकिन सामने से देखेंगे यहाँ से। लाइन क्या है? वीपी के परपेंडिकुलर है और एचपी से पैरेलल है। अब इस लाइन को मैंने एक्सटेंड किया, तो जब एक्सटेंड करूँगा तो वीपी पे कहीं न कहीं जाके ये टकराएगी और एक बिंदु बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना? तो इसका नाम पूछ रहा है, एक पॉइंट जो दिखता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेटा ट्रेस ऑफ लाइन, ठीक है ना? इसको ट्रेस ऑफ लाइन बोलते हैं। अब आपसे पूछता है, देखिए बेटा 21वां क्वेश्चन है, द साइज ऑफ A2 पेपर इज। A2 साइज का शीट का साइज पूछता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाइवा में भी, और जितने भी आप गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम देंगे, चाहे ड्राफ्ट्समैन से रिलेटेड हो, चाहे कभी भी ड्राइंग का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, साइज ऑफ शीट ज़रूर आएगा। और इसमें बच्चे हमेशा भूलते हैं कि साइज किसका क्या था, किसका क्या था, तो इसकी कन्फ्यूज़न दूर कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि इस तरीके से रहती है मेरी ए नोट साइज की शीट, ठीक है? सबसे पहले रहता है स्टैंडर्ड साइज ए नोट, ठीक है? ए नोट को हम काटेंगे, ठीक है? इसका साइज जो रहेगा, वो रहेगा, नीचे लिख देता हूँ, 1189 इंटू 841, ठीक है ना? ये साइज रहता है, बस आपको एक ही शीट का साइज याद रखना है ए नोट का। उसके बाद जो मर्ज़ी आपसे पूछे, आपको वो साइज बता देना है। देखिए, अब ए नोट के बाद क्या रहेगा आपका, A1 कैसे लिखना है? A1 के अंदर डायगोनली चलना है। देखिए 841 सबसे पहले लिख दीजिए डायरेक्ट, ठीक? और इसके बाद इसका आधा कर दीजिए, लेकिन 1 mm कम कर दीजिएगा। यानी कितना हो जाएगा ये? 594 हो जाएगा। 1 mm कम करोगे अगर 1189 का आधा करके, तो A1 मिल जाएगा। अब A2 लिखना है तो 594 पहले लिख लीजिए, ठीक है? और इसके बाद इसका आधा, इसका क्या आधा कितना हो जाएगा? 420.5 रहेगा, लेकिन हमने उसको कम कर देना है, 1 mm माइनस कर देना है, 841 कर कीजिएगा, 840 ले लीजिएगा, तो 420 आ जाएगा। अब आएँगे हम A3 साइज़ पे, ठीक है ना? A3 साइज़ पे आएँगे, तो उसके बाद देखिए A3 साइज़ 420 पहले आ जाएगा, ठीक है? 420 का आधा आएगा, सॉरी, हाँ, 420 पूरा आएगा, 594 का आधा आएगा, माफ़ कीजिएगा। 594 का आधा कितना हो जाएगा? 297 हो जाएगा। 297 होने के बाद अब आपको क्या करना है? A4, अब पहले 297 लिख लीजिएगा, ठीक है? और 420 का फिर आपने हाफ कर देना है, 210। अब आपसे पूछा कौन-सा है? A2 पेपर का साइज़ पूछा है। A2 का देखिए 594 इंटू 420, इसको पहले भी लिख सकता है, इसको बाद में भी लिख सकता है वो। तो अब इसमें देखिए 594 इंटू 420 एक ही साइज़ है, क्योंकि ये तो 841 है, ठीक है ना? वो तो A1 का साइज़ हो जाएगा। तो एग्ज़ामिनर ने लिखने में थोड़ा-सा गड़बड़ की है, लेकिन 420 गुना 594। अब होता क्या है, ए नोट को आप एक बार क्या करेंगे, 1189 गुना 841 है। तो अगर इसको 1189 मान लिया जाए और इसको 841 मान लिया जाए, अगली बार क्या रह रहा है, 841 तो सेम रह रहा है, 841 क्या है इसकी चौड़ाई है। अब देखिए ये रह जाएगा इस तरीके से, इसको एक बार काटना है आपने वर्टिकली, तो ये क्या बन जाएगा आपका A1, ये भी A1 बन जाएगा। अब आपको हॉरिज़ॉन्टली काटना है। अब क्या मिलेगा आपको, ऊपर भी A2 मिलेगा, नीचे भी A2 मिलेगा। फिर आपको इसको फिर परपेंडिकुलर काटना है, इधर भी A3 मिलेगा, इधर भी A3 मिलेगा। अब A3 को फिर हॉरिज़ॉन्टली काटेंगे, तो ऊपर भी A4 मिलेगा और नीचे भी A4 मिलेगा। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि आप सिर्फ़ ए नोट का साइज़ का शीट याद रखिए, 1189 गुना 841, ये सभी आपको याद हो जाएँगे। ऐसे डायगोनली लिखना है सबको, ठीक है? अगर आपको ये मेथड में दिक्कत होती है, उसके बावजूद डायगोनली लिखिए और इसका हाफ-हाफ करते जाइए, आपके सभी शीट साइज़ निकल आएँगे, ठीक है? अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ये देखिए, मैंने आंसर पहले ही लिख रखा है वैसे तो,
द एज ऑफ द बोर्ड ऑन विच टी स्क्वेयर इज स्लाइडिंग। ये बेटा आपका ड्राइंग बोर्ड है, ठीक है ना, ये आपका ड्राइंग बोर्ड है जिसके ऊपर हमने क्या रख रखा है, टी स्क्वेयर को लगा दिया है। टी स्क्वेयर इस तरीके से ड्राफ्ट्समैन यूज करते हैं। तो ये वाला जो एज है, ये वाला, ठीक है, इसका क्या नाम है, इसका नाम होता है बेटा वर्किंग एज, क्योंकि इसी के रिस्पेक्टिव में आप अपने टी स्क्वेयर को अप एंड डाउन स्लाइड कराते हैं, जिससे आप क्या करते हैं, लाइनें ड्रॉ करते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी। अब देखिए, द टॉप सरफेस ऑफ ज्वाइनिंग द टू साइड्स ऑफ एडजेसेंट स्क्रू। दो स्क्रू थ्रेड्स हैं आपके, स्क्रू थ्रेड लिखना चाहिए था उसको, ठीक है। तो ये पहला है, ये दूसरा है, ठीक है ना। तो ये होती है मेरी ऊपर से पीक, एक ये वाली पीक है और एक ये वाली पीक है, दो एडजेसेंट है। टॉप सरफेसेस की बात कर रहा है, बॉटम में भी रहते हैं बेटा, देखिए बॉटम में भी रहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो टॉप वाले को क्या बोलते हैं, टॉप वाले को बोलते हैं क्रेस्ट, और बॉटम वाले के एडजेसेंट डिस्टेंस को, एडजेसेंट मतलब एक के बाद एक, यानी ऐसा नहीं है कि इसके और इसके बीच को भी आप क्रेस्ट बोलेंगे, नहीं, दो जो एक के बाद एक आ रहे हैं, यानी ये पहले नंबर पे आया, ये दूसरे नंबर पे आया, एडजेसेंट है ना, एक के साथ एक लगा हुआ है, इनके बीच की दूरी को बोला जाता है क्रेस्ट, और जो बॉटम में है उनको बोलते हैं हम रूट। और उसने कुछ पूछा नहीं तो हमें बताने की आवश्यकता भी नहीं है। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रू थ्रेड्स फॉर्म्स एन थ्रेड एंगल ऑफ 55 डिग्री बिटवीन द फ्लैंक्स ऑफ थ्रेड। इस तरीके से देखिए थ्रेड रहते हैं हमारे ये वाले, कि मैं बात करूंगा अभी इस तरीके से। तो ये जो एंगल है, ये एंगल दे रखा है आपको 55 डिग्री थ्रेड्स के बीच का, ठीक है ना, फ्लैंक्स, सॉरी फ्लैंक्स के बीच का एंगल दे रखा है, ये 55 डिग्री है। 55 डिग्री का जो एंगल रहता है ना बेटा, वो रहता है आपका विटवर्थ थ्रेड। विटवर्थ थ्रेड्स के अंदर ये एंगल 55 डिग्री मिलता है। इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बटरेस थ्रेड, एक्मे थ्रेड, नकल थ्रेड, ठीक है ना, तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड थ्रेड, तो उनका एंगल जरूर पूछता है, तो इन सभी के एंगल आपको याद होने चाहिए। भी होता है एक, देखिए, पिच ऑफ टू स्टार्ट थ्रेड। टू स्टार्ट थ्रेड में क्या रहता है, जब आप एक रोटेशन देते हैं तो दूसरे वाला जो थ्रेड है वो दो पोजीशन आगे मूव कर जाता है, ठीक है ना। तो होता क्या है, इसका रिलेशन देख लीजिए, सबसे पहले क्या है, तो पूछता है द लेड ऑफ द थ्रेड क्या है। पिच का और लेड का क्या रिलेशन है डबल स्टार्ट में और ट्रिपल स्टार्ट में, ये देख लीजिए। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, लीड। लीड जो रहती है ना, वो 2 टाइम्स ऑफ पिच रहती है हमारी, किसमें, टू स्टार्ट थ्रेड में। तो लीड निकालनी है आपको, ठीक है ना, यानी कितना आपका जो नट है थ्रेड के ऊपर रखेंगे तो वो एडवांस होगा, ये पूछ रहा है। तो 2 × 4 mm कर दीजिए आप, 8 mm आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 25वें सवाल का। अगर ये आपसे पूछा जाए कि ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड है, तो इसमें आप 2 की बजाय 3 कर दीजिएगा, 3 × 4 12 हो जाएगा फिर, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरीके से मेरे थ्रेड लगे हैं, ठीक है ना, अगर इस तरीके से थ्रेड लगे हुए हैं और आपने अगर एक रोटेशन दी अपने नट को या फिर इस लीड स्क्रू को, तो होता क्या है जनरली, जब इसको आप एक रोटेशन देंगे तो नीचे एक लगा होता है आपका व्हील, ठीक है ना, इसके ऊपर भी थ्रेड बने होते हैं। जब इसका एक थ्रेड मूव करेगा तो इसके दो मूव कर जाएंगे, इस तरीके से रिलेशन बनता है। ये वॉर्म एंड वॉर्म व्हील के अंदर अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। विच मेथड ऑफ डेवलपमेंट यूज्ड इन पिरामिड एंड कोन। पिरामिड एंड कोन बनाने के लिए बेटा आपका रेडियल लाइन मेथड, रेडियल लाइन मेथड यूज होता है, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट मेथड स्फीयर्स के लिए यूज होगा, पैरेलल लाइन मेथड प्रिज्म और आपके सिलेंडर के लिए यूज होगा, ठीक है ना। तो पिरामिड और कोन के लिए आपका रेडियल लाइन मेथड यूज होगा, ठीक है। देखिए, व्हेन द प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, प्रोजेक्टर्स क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, द प्रोजेक्शन इज कॉल्ड। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि अगर ये आपके एचपी और वीपी हैं, और अगर आप यहाँ खड़े होके, आप यहाँ खड़े हैं और इधर आपका कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है ना, आप दोनों क्या हैं, प्रोजेक्टर्स एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। साथ के साथ क्या हो रहा है, मेरा परपेंडिकुलर है किसके, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के, ठीक है ना। आप देख कैसे रहे हैं, आपका देखने का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री एंगल है, परपेंडिकुलर है आप प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के। तो ऐसी प्रोजेक्शन को बोला जाता है बेटा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, राइट। अब देखिए, अप्रोक्सीमेट मेथड जो है, अप्रोक्सीमेट मेथड के लिए पूछता है कि कौन सा डेवलपमेंट का मेथड जो है हम यूज करेंगे
जो तो सॉलिड बन के आएगा। ठीक है ना? अप्रोक्सीमेट मेथड कौन से सॉलिड को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है? कहने का मतलब ये, ठीक है ना? अप्रोक्सीमेट मेथड रहता है बेटा आपका स्फीयर को बनाने के लिए, ठीक है ना? स्फीयर को बनाने के लिए ही आपका यूज़ होता है कौन सा मेथड? अप्रोक्सीमेट मेथड। बाकी तो रेडियल लाइन मेथड और पैरेलल लाइन मेथड से बन जाते हैं। देखिए, द प्लेन हैव ओनली 2 डायमेंशन व्हिच आर दे? प्लेन की सिर्फ 2 ही डायमेंशन होती है। देखिए बेटा, अगर मैं रेक्टेंगुलर प्लेन बनाता हूँ आपके लिए, तो अगर इसकी सिर्फ लंबाई है और इसकी चौड़ाई है, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा आपका प्लेन, ठीक है ना? लेंथ है और ब्रेड्थ है, विड्थ भी कह सकते हैं, ब्रेड्थ भी कह सकते हैं। अगर मैंने इसको इधर मोटाई भी दे दी, तो फिर ये प्लेन नहीं रहा, फिर ये लैमिना कहलाएगा। अगर ये भी दे दी ना मैंने इसको मोटाई, थिकनेस, हाइट, ये प्रोवाइड कर दी, तो फिर ये प्लेन नहीं रहेगा, फिर ये लैमिना कहलाएगी, ठीक है? तो लेकिन लैमिना की बात नहीं हो रही, लेकिन एक ही सवाल के अंदर 2 जवाब देने थे मुझे, तो वो मैंने आपके लिए दे दिए। तो यहाँ तकरीबन मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। तो ड्राइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिलेट इम्पोर्टेंट थे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डीएसएसएसबी के और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, थ्योरी ऑफ मशीन, सॉम, प्रोडक्शन। बस थोड़ा-सा वेट कीजिए, 1 या 2 दिन, आपको सभी प्रश्न मिलेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।